नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने की बात तो आपने सुनी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलती है। इसके बाद लड़की घर नहीं लौटती। परेशान घर वाले लड़की को फ़ोन करते हैं। बहुत मुश्किल से लड़की एक बार फ़ोन उठाती है और कहती है कि वो बिज़ी है, बाद में कॉल करेगी। मगर इसके बाद फिर उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुके थे। एक फ्लैट से एक लड़की की लाश मिलती है। ये लाश उस फ्लैट के दीवार में चुनवाई गई थी। अब सवाल ये है कि ये लड़की इस दीवार में कैसे पहुंची। 15 जनवरी 2021 वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स, पालघर, महाराष्ट्र। शहर की इस रिहायशी कॉलोनी में हर निगाह इस रोज शाम को फ्लैट नंबर 101 पर टिकी थी। गरज ये कि इस फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ जिले के तमाम आला पुलिस अफसरों के साथ साथ कई थानों की पुलिस, एम्बुलेंस, पुलिस के फोटोग्राफर और यहाँ तक कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। हैरानी की बात यह भी थी कि यहाँ पुलिस ने कुछ मजदूरों को भी बुला रखा था। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। और तो और ये मकान जिस शख्स का था, पुलिस की टीम के साथ वो शख्स भी यहाँ मौजूद था और उसके यहाँ यानी इसी फ्लैट में किराए पर रहने वाला 35 साल का नौजवान सूरज हरमलकर भी। वैसे तो सूरज इस फ्लैट में अपनी लिव इन पार्टनर अमिता मोहिते के साथ रहता था, लेकिन आज अमिता किसी को नजर नहीं आ रही थी। मोहल्ले की औरतों ने बताया कि अमिता सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले काफी दिनों से यहाँ किसी को नहीं दिखी। ऐसे में सवाल यह भी था कि आखिर अमिता कहां गई? क्या अमिता के साथ ही यहां कुछ हो गया या फिर कहानी कुछ और है? पुलिस सूरज हरमलकर के साथ किसी को मिलने जुलने या बात करने से भी रोक रही थी। बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और अंदर फ्लैट नंबर 101 में पुलिस वाले कुछ तोड़-फोड़ करने में जुटे थे। और इस तरह कुछ घंटों के इंतजार के बाद वो घड़ी भी आ गई जब पुलिस वाले फ्लैट से बाहर निकले। इधर लोगों के सामने एक डरावना मंजर था। पुलिस वाले मकान के अंदर से एक लाश के साथ बाहर आए। लाश भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि हड्डियों की गठरी में तब्दील इंसानी जिस्म की सूरत में। अब जब पुलिस वाले ही फ्लैट के अंदर से लाश निकाल कर ला रहे हों तो इतना तो साफ ही था कि यह मामला मामूली मौत का नहीं है बल्कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह लाश किसकी है, कत्ल किसने किया और सबसे अहम ये कि लाश इस हालत में कैसे पहुंची। फिलहाल वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले किसी भी शख्स के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती गई, लोगों को उनके सवालों का जवाब भी मिलता गया। पता चला कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी 32 साल की लड़की अमिता मोहिते की है जो सूरज हरमलकर के साथ यहाँ रहा करती थी। और जिस तरह से पुलिस ने सूरज को अपने कब्जे में कर रखा था, उससे लग रहा था कि हो न हो इस मौत के पीछे सूरज का ही हाथ है। बहरहाल इसी असमंजस के माहौल के बीच पुलिस ने हड्डियों की गठरियों को पोस्टमार्टम के लिए यानी फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया और आगे की पूछताछ के लिए सूरज को भी अपने साथ लेकर चली गई। इधर मोहल्ले वालों को अमिता की मौत को लेकर जो खबर मिली वो बड़ी अजीब और डरावनी थी। पता चला कि अमिता की लाश फ्लैट के अंदर बाथरूम के ऊपर की दीवार से पुलिस ने खोदकर बाहर निकाली है। लाश करीब 4 महीने पुरानी है, यानी फ्लैट नंबर 101 में रहने वाली अमिता अपने ही घर में पिछले 4 महीनों से एक लाश की सूरत में दीवार में चिनी हुई हालत में पड़ी पड़ी अपने अंजाम का इंतजार कर रही थी। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका लिव इन पार्टनर सूरज हरमलकर ही था। लेकिन हद ये थी कि खुद सूरज पिछले 4 महीनों से इसी फ्लैट में बड़े इत्मीनान के साथ अमिता की लाश के साथ रह रहा था। ये कहानी सुनकर लोग सन्न रह गए। न तो लड़की के कत्ल की बात समझ में आ रही थी और न ही सूरज के लाश छिपाने से लेकर उसके साथ रहने की बात। लोगों को लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, कोई इंसान किसी लाश के साथ एक ही घर में दिन रात पूरे 4 महीनों तक कैसे रह सकता है।
आखिर सूरज की इस करतूत का अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला? सूरज ने किन हालात में अमिता का कत्ल किया, क्यों किया? क्या लाश खुद उसने अपने हाथों से दीवार में चिन दी या फिर किसी और से चिनवाई? अगर सूरज ने किसी की मदद ली तो ये राज अब तक बाहर क्यों नहीं आया? जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब सूरज ही दे सकता था, जिनसे पालघर के वानगांव थाने में अब कड़ी पूछताछ होने वाली थी। 4 महीने से लापता अमिता की लाश उस फ्लैट से मिली। पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि किसने उसे मारा होगा। क्या सागर ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी? अगर हाँ तो उसको क्यों मारा? 4 महीने तक उस फ्लैट में कैसे रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अमिता कोई लाश को उस फ्लैट में कैसे चुनवाया? पालघर से मोहम्मद हुसैन और कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। लड़की की लाश मिल चुकी थी, वो भी दीवार के अंदर से। पहला शक लड़की के दोस्त पर था, लिहाजा पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन उसका दोस्त पहले तो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि उसकी दोस्त की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर पुलिस ने कुछ ऐसे सवाल उसके सामने रखे कि धीरे धीरे सारे जवाब मिल गए। पालघर के रहने वाले सूरज और अमिता एक दूसरे को करीब 6 सालों से जानते थे, और न सिर्फ जानते थे बल्कि एक दूसरे के काफी करीब भी थे। अमिता सूरज से शादी करना चाहती थी, लेकिन सूरज अंदर से इसके लिए तैयार नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सूरज ने ये बात कई सालों तक अमिता से छुपाए रखी, और इस तरह दोनों का ये रिश्ता सालों साल चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहे और अमिता शादी के ख्वाब भी बुनती रही। बात धीरे धीरे अमिता के घर तक पहुंची। असल में अमिता के घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, लेकिन अमिता ने कह दिया कि वो अगर शादी करेगी तो सूरज से ही करेगी। आखिरकार अमिता के घर वालों ने उसकी पसंद पर अपनी हामी भर दी। उन्होंने अमिता के होने वाले पति सूरज को अपने घर बुलाया, और अमिता के दबाव में सूरज न सिर्फ उनके घर पहुंचा बल्कि उसने अमिता के साथ शादी करने की पेशकश भी कर दी। हालांकि सूरज ने अमिता और उसके घर वालों को बता रखा था कि उसके घर वाले इस रिश्ते से थोड़े नाखुश हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस किसी अच्छे दिन का इंतजार था जब दोनों शादी कर लेते। चूंकि अमिता को घर वालों की रजामंदी मिल ही चुकी थी, वो कई बार सूरज के साथ उसके वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में भी रुक जाती थी। ये फ्लैट सूरज ने शादी के बाद साथ रहने के इरादे से किराए पर ले रखा था। 21 अक्टूबर 2020 शाम 7 बजे अमिता इस रोज ये कहकर अपने घर से बाहर निकली कि वो सूरज के साथ अपनी शादी के लिए कुछ खरीदारी करने जा रही है। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। अमिता फिर कभी वापस नहीं लौटी। हुआ यूं कि अमिता को इसके बाद किसी ने नहीं देखा। 21 की रात को जब वो घर नहीं लौटी तो अमिता के घर वालों ने समझा कि शायद अमिता सूरज के साथ ही रुक गई होगी। लेकिन इसके बाद 22, 23, 24, 25 दिन गुजरते चले गए, लेकिन अमिता का कुछ पता नहीं चला। अब अमिता के घर वाले धीरे धीरे बेचैन होने लगे। उन्होंने अमिता के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। अव्वल तो अमिता का फोन अक्सर ऑफ मिलता। सूरज कभी अगर उसका फोन उठाता तो भी खुद को घर से बाहर होने की बात करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि अमिता के फोन पर घंटी बजी, लेकिन दूसरी ओर से उसका फोन कट गया और एसएमएस पर जवाब मिला कि वो ठीक है, काम से फुर्सत होने पर वो कॉल करेगी। लेकिन उसने कभी कॉल नहीं किया। कुल मिलाकर अब अमिता के घर वालों के लिए सब कुछ रहस्यमयी होता जा रहा था। और तब हार कर उन्होंने पालघर पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की और उधर अमिता के भाई ने सूरज का पीछा करना शुरू कर दिया। एक रोज उसका सूरज से आमना सामना हुआ और अपनी बहन की गुमशुदगी से गुस्साया अमित का भाई सूरज को सीधे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गया। यहाँ पुलिस ने सूरज से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को भी बहलाने टरकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने मान ही लिया कि अमिता अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हो चुका है।
पहले तो सागर इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि अमिता उससे शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई थी और वो उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, और इसी के चलते उसने अपने ही बेल्ट से अमिता की गला दबाकर हत्या कर दी। अब लाश को ठिकाने लगाना सबसे बड़ी समस्या थी, तो उसने अपने ही फ्लैट में अमिता की लाश को चुनवा दिया। इसके बाद सूरज ने अमिता के कत्ल की जो कहानी सुनाई, उससे खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि अमिता लगातार उससे शादी की जिद कर रही थी, लेकिन चूंकि वो अमिता से शादी नहीं करना चाहता था, वो अमिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऐसे में पहले तो उसने अमिता को टालने की कोशिश की, लेकिन जब वो पीछे पड़ गई तो उसने अमिता की जान लेने का फैसला कर लिया। और फिर एक रोज उसने न सिर्फ अमिता का कत्ल कर दिया, बल्कि इसके बाद उसकी लाश अपने उसी फ्लैट की दीवार में बाथरूम के ऊपर बने खाली जगह पर चुनवा दी, जिसमें वो दोनों रहा करते थे। उसका जो शव है वो बाथरूम का जो सज्जा रहता है उसके ऊपर उसने रखा और सीमेंट कंक्रीट कर दिया, सीमेंट से उसको कंक्रीट कर दिया। सूरज ने इसके लिए न सिर्फ सीमेंट, रेत और दूसरे सामान का इंतजाम किया, बल्कि दीवार से लाश की बदबू बाहर न निकले इसलिए उसने एंटी लीक ग्लू भी लगा दिया। और इस तरह कत्ल के बाद शक से बचने के लिए वो न सिर्फ इसी फ्लैट में रहने लगा, बल्कि वो बिल्कुल समय पर अपने मकान मालिक को किराया भी देता रहा। और तो और वो अक्सर अमिता के घर से फोन आने पर खुद ही अमिता बनकर उन्हें बिजी होने का एसएमएस कर देता था। और कुछ एक बार तो उसने लड़की की आवाज निकालकर अमिता के घर वालों से बात कर उन्हें गुमराह भी करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके पाप का घड़ा भर गया और लड़की के घर वालों के शक पर ही वो न सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दीवार में उसकी लाश चुनवाने के जुर्म में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ पूरे 4 महीने तक एक ही फ्लैट में रहता रहा। पालघर से मोहम्मद हुसैन के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। अब बात पटना के एक मर्डर मिस्ट्री की। एक दवा कारोबारी घर से निकलता है मोटरसाइकिल पर, कुछ देर बाद ही उसे गोली मारती जाती है। इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। तब पता चलता है कि मौत से पहले वो एक नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा था। पुलिस उस नंबर के सहारे मकतूल की बीवी तक पहुंचती है, लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो हर एक को चकरा कर रख देती है। गोलियों की आवाज और बाइक से एक शख्स को नीचे गिरता देख हाईवे पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए, जिससे जिधर बन पड़ा वो डर के मारे उधर ही भाग निकला। और थोड़ी ही देर में इस शख्स को गोलियों का निशाना बनाने वाले कातिल भी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में खबर हाजीपुर पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर आकर गोलियों से छलनी शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों का उसकी जांच करना भी मानो एक औपचारिकता भर रह गई थी। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कातिलों का शिकार बने शख्स की जामा तलाशी ली तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड जैसी कई चीजों के साथ उसका मोबाइल फोन और पर्स भी पुलिस के हाथ लग गए। इससे अव्वल तो उसकी पहचान साफ हो गई और दूसरा ये भी साफ हो गया कि उसका कत्ल कम से कम लूट के लिए तो नहीं किया गया। पुलिस की माने तो मरने वाला संजय कुमार पटना के नूरानी बाग इलाके में रहता था और पेशे से वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। पुलिस ने मौका वारदात का बारीकी से मुआयना किया। उसने देखा कि मौके पर ही संजय की बाइक और दूसरी चीजों के साथ साथ एक मिठाई का डिब्बा भी पड़ा है। यानी फौरी तौर पर यह लगता था कि संजय शायद हाजीपुर किसी से मिलने जा रहा था। अब पुलिस ने मामले की जांच संजय के परिवार की तरफ घुमा दी। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शुरुआती छानबीन में ही पुलिस को ये पता चल चुका था कि संजय की अपनी ही पत्नी से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ऐसे में अब पुलिस को ये शक भी होने लगा कि कहीं इस कत्ल के पीछे संजय की पत्नी रिंकी का हाथ तो नहीं है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी कुछ बिंदुओं की पड़ताल करनी थी। पुलिस को गोली चलाने वाले कातिलों के साथ रिंकी के संबंधों का पता लगाना था। इसी इरादे से अब पुलिस ने एक तरफ तो उस गुमनाम शख्स के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, दूसरी तरफ
उसने रिंकी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच करने का भी फैसला किया और इस कोशिश ने मामले में गजब का ट्विस्ट ला दिया। कॉल डिटेल से पता चला कि संजय अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त पर जिस नंबर से लंबी बात करता हुआ हाजीपुर की तरफ जा रहा था, उस नंबर से तो संजय की बीवी रिंकी की भी लंबी बातें हुआ करती थी। यानी ये शख्स जो भी था वो रिंकी को और रिंकी उस शख्स को अच्छी तरह जानती थी। अब ऐसे में पुलिस ने रिंकी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में तो रिंकी ने सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सबूतों से सामना होने पर उसे कबूलना ही पड़ा कि वो उस शख्स को जानती है जिस शख्स से उसके पति संजय की आखिरी वक्त पर लगातार बात हो रही थी। लेकिन रिंकी ने यह कहकर पुलिस को भरमा दिया कि वो उस शख्स का सिर्फ नाम ही जानती है और इसके सिवाय उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रिंकी ने अपनी इस दलील के हक में पुलिस को जो कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। संजय की पत्नी रिंकी ने बताया कि अपने पति की बेरुखी की वजह से वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रही थी। एक रोज व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखकर एक अनजान शख्स ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और इसी के साथ उसकी उस अनजान शख्स से लंबी बातें होने लगी। उसने बातों ही बातों में अपने पति संजय की बुराई शुरू कर दी और बताया कि संजय उसे कितना सताता है। इस पर रिंकी के इस अजनबी आशिक ने रिंकी से कहा कि ऐसे में उसके पति संजय को जीने का कोई हक नहीं है। रिंकी ने भी ये पूछकर कि क्या वो उसके पति को मार भी सकता है, मानो अपने अजनबी आशिक को उकसा दिया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबूत बता रहे थे कि ये वो अजनबी आशिक ही था जिसने पहले रिंकी के पति संजय को अपनी बातों में उलझाया और फिर उसी से बात कर संजय उस रात हाजीपुर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही कातिलों ने उसे गोली मार दी। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।